ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ए आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। पूर्वाग्रह एक बोझ है जो अतीत को भ्रमित करता है, भविष्य को आशंकित करता है और वर्तमान को दुर्गम बनाता है। माया एंजिलो कह रहे हैं, सिकुड़ते हिमनद और खतरे में नदियां। आजकल आप देखें, प्रकृति को लेकर काफ़ी चिंताएं भी जताई जा रही हैं। जो नदियां आप लोग देखते थे पहले हमारा उद्धार करती थी, आज वो अपने उद्धार के लिए चिल्ला रही हैं। तो एशिया महाद्वीप की हिंदू कुश हिमालय पर्वत श्रृंखला में बर्फबारी कम हो रही है और इसे एक बड़ी पर्यावरणीय घटना माना जा रहा है। और अब यह पिछले 23 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर है, जो कि न केवल सच्चाई बल्कि बेहद गंभीर भी है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पश्चिम में इसकी सीमाएं यूरोप से मिलती हैं। इसका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, इसमें 49 देश आते हैं। जनसंख्या के लिहाज से एशिया की कुल आबादी लगभग 470 करोड़ है। विश्व की कुल जनसंख्या के लिहाज से 60% के लगभग है और इसकी सांस्कृतिक भौगोलिक विविधता समूचे विश्व में लगभग में अलग और समृद्ध है। अभी कुछ दिनों पहले संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने एशिया को जलवायु संबंधी आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बताकर चिंता और बढ़ा दी। संगठन की ओर से मार्च में जारी एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 6 वर्षों में से 5 ऐसे थे जब हिमनद में सबसे तेज गिरावट देखी गई और इस क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिरता और मानव जीवन के लिए बढ़ती चुनौतियों का संकेत भी माना जाता रहा है। ये आप देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप ये देखेंगे एशिया, ये हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिलेगा। और देखिए, अगर हम लोग बात करें किसकी, UN की, तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी इसकी और न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और यहाँ विश्व मौसम विज्ञान की हुई बात, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा आप लोग। इसकी कब स्थापना हुई थी पता है आपको कि नहीं पता है? इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को और इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, जो एक क्षेत्रीय और अंतर सरकारी शिक्षण केंद्र है जो हिंदू कोश हिमालय क्षेत्र के लिए काम करता है। वर्ष 1987 में स्थापित यह संगठन काठमांडू में स्थित है। यह इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को अत्यधिक हरा भरा, अधिक समावेशी बनाने के साथ लोगों के जीवन आजीविका की बेहतर बनाने, पर्वतीय पर्यावरण और संस्कृतियों की रक्षा करने और सतत विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करती है। बीते 21 अप्रैल को आई ताजा रिपोर्ट बेहद चिंताजनक है और बीते वर्ष नवंबर से मार्च के बीच हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी के स्तर सामान्य से कम होता जा रहा है और ICMOD की 2025 से हिंदू कुश हिमालय स्नो में बताया गया है कि इस पूरे क्षेत्र में सामान्य से कम मौसमी बर्फबारी का लगातार तीसरा वर्ष है। औसतन बर्फ पिघलने से प्रमुख नदी घाटियों में कुछ वार्षिक जल प्रवाह में लगभग आप देखिए 23% का योगदान होता है। इस वर्ष गंगा के उद्गम क्षेत्र में बर्फबारी का स्तर सामान्य से 24.1% कम रहा है, जो पिछले 23 वर्षों में सबसे कम है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हिंदू कुश हिमालय पर्वत श्रृंखला क्षेत्र 8 क्षेत्रों में लगभग 40,30,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह 2 अरब लोगों के भोजन, पानी और बिजली की सुरक्षा के साथ न जाने कितने तथाकथित विलुप्त तथा दूसरे ऐसे ही वन्य जीवों तथा अनगिनत प्रजातियों का निवास स्थान है। चिंता की बात है कि जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव पहाड़ों तक पहुंच गया है। इसके कारण वहां तेजी से बर्फ पिघल रही है। जहां बर्फ की मोटी सिल्लीदार परतें दिखाई देती हैं, अब पतली कांच जैसी दिखने लगी हैं। ऐसी बर्फ तेजी से पिघल रही है और अमूमन बर्फ की चट्टानें पहाड़ों पर धीरे धीरे पिघलती हैं, मगर चट्टानों की शक्ल उसके पहले बर्फ वास्तव में आप देखते हैं कि क्या वास्तव में पानी की ही एक अवस्था होती है और जब पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 80 कम हो जाता है तो वह बर्फ में परिवर्तित हो जाती है, मगर जब यह ऊंचाई पर होता है तब दाब कम होता जाता है और उसी अनुपात में बर्फ धीरे धीरे पिघलने की क्रिया होती है। वर्तमान में पर्यावरण विरोधी मानवीय गतिविधियों से ऐसी प्राकृतिक अवस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं और जिसके परिणाम सामने आ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? परिणाम सामने आ रहे हैं। एक तरह से आप देखेंगे निश्चित रूप से यह बेहद गंभीर स्थिति है, क्योंकि पिघलते हिमनद से
निकलने वाली पानी पर निर्भर जनसंख्या, वनस्पति, पशु पक्षी और दूसरे जीव जंतुओं के लिए एक तरह से खतरे की घंटी है। सामान्य से कम हिमपात होने का वर्तमान क्रम गर्मियों के शुरू होते ही होना पानी की उपलब्धता के लिए चिंताजनक है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु बेसिन कई नदियों के स्रोत हैं। इनमें भारत में लाखों लोगों को जीवन की निर्भरता के लिए अहम पानी मिलता है। जब इन्हीं नदियों के जल सूखने के जो संकेत हैं वह बेहद चिंताजनक हैं। यदि नदियां सूख गईं तो भयावह तबाही तय है। और हिम स्थायित्व का अर्थ है कि बर्फ कितनी देर तक और अच्छी तरह से बिना पिघले अपने आकार में रह सकता है। यह काफ़ी कुछ उसकी संरचना पर निर्भर करता है और इसके लिए प्राकृतिक परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं, जो तापमान और दूसरे कारकों पर भी निर्भर होता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि जिस तरह से पूरे विश्व में पर्यावरण विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, बल्कि बढ़ती जा रही हैं, उससे तापमान वृद्धि भी असामान्य होती जा रही है। यही कारण है कि हाल के वर्षों में पूरी दुनिया में इससे प्रभावित थे। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, मेकांग, साल्वीन, हेलमंद नदी घाटियों में भी बर्फ का जमाव सामान्य से ज़्यादा काफ़ी कम रहा है। कुछ घाटियों में तो बर्फ की स्थिति 2003 के बाद से सबसे कम रही है और इससे 12 प्रमुख नदी घाटियों में बर्फ का जमाव सामान्य से कम रहा है। सबसे अधिक गिरावट घाटियों में दिखी। मैकांग में 51.9% कम रहा, जबकि साल्वीन में 48.3% कम हुआ है। तिब्बती पठार में 29.1% कम, ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में 27.9% कम, यांग तिजी में 26.3% कम और गंगा में आप देखिए 24.1% कम रहा है। और इससे समझ आता है कि बर्फ का एक अवधि तक टिकाऊपन क्यों महत्वपूर्ण है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के अलावा 10 प्रमुख एशियाई नदी फिडालियाँ हिंदुकुश हिमालय से ही पोषित होती हैं। इनका फैलाव 8 देशों तक है। इनमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल और म्यांमार शामिल है। इन क्षेत्रों के लिए वास्तव में यही जीवन रेखा है, लेकिन हालिया रिपोर्ट में बर्फ की परतों में जबरदस्त कमी आई है। कहीं कहीं तो यह लगभग 50% के आसपास या उससे भी ज़्यादा है। बाकी यह गंभीर और चिंताजनक स्थिति है। लगातार 3 वर्षों से जारी यही स्थिति प्रकृति हितैषी नहीं कही जाएगी। प्राकृतिक रूप से बर्फ पिघलने से गर्म महीनों के दौरान नदियों में निरंतर पानी का प्रवाह रहता है, इसलिए बर्फ का स्थायित्व जरूरी है। यही स्थायित्व अगले मौसम तक के लिए एक तरह का वह संकेत या पैमाना है जो आहट देता है बर्फ जमीन पर कितने समय तक रहेगी। इसी से भविष्य में पानी की उपलब्धता का अंदाजा लगाया जाता है। समय से पहले मानव जनित पर्यावरण विरोधी गतिविधियों के चलते प्रगति के आंचल में लिपटी बर्फ यदि पिघलती चली जाएगी तो इसके दुष्परिणाम कितने घातक होंगे, नतीजे सामने हैं। आज प्रकृति विरोधी गतिविधियों को कम हम विकास मान जल, जंगल और जमीन के साथ ज्यादती करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जमींदोज होते पहाड़, छलनी होती नदियां, रेगिस्तान में तब्दील होते जंगल आज हम देख रहे हैं। क्या हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपना जीवन तो बहुत सुकून से गुजार लिया, लेकिन सवाल यह है कि विरासत में हम अपनी पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे। और वो गांधी जी का कोट आपको याद होगा ना, मैं इसलिए तो कहता हूं उनका भी कोट्स का उपयोग कर दिया करिए जब आप लोग इस तरह के टॉपिक पर कहीं कुछ लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं। कि गांधी जी ने नहीं कहते कि हमारी प्रकृति के पास इतने संसाधन हैं कि वो हमारी जरूरतें पूरी कर सकती हैं, लेकिन किसी स्वार्थी इंसान की वो स्वार्थ पूरा नहीं कर सकती एक तरह से, समझ रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताइए। उपेक्षित बचपन, तो बचपन का जिक्र की फिक्र हमारा समाज और हमारी सरकारें जिस तरह से राय रखती हैं, और अगर वह उसी रूप में जमीन पर उतरे तो देश के बच्चों की एक बड़ी आबादी को वंचना की मार से बचाया जा सकता है। खासतौर पर गरीब तबकों के बच्चों की जिंदगी हर समय एक नई चुनौती का सामना करती है। गांव में जहां उन्हें अलग स्तर की समस्या का सामना करना पड़ता है, वहीं शहरों में गरीबी और अभाव की जिंदगी में उन्हें आमतौर पर बेघर या वेठोर बना देती है। ये तो अमूमन सभी शहरों महानगरों में स्थिति एक सी होती है, लेकिन अकेले दिल्ली में ही रैन बसेरों में रहने वाले या फिर बेघर बच्चों की स्थिति और उनके जीवन अनुभवों पर गौर किया जाए तो आश्रय गृहों में बच्चों की जीवन परिस्थितियां, बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा और उनके बचपन की स्थिति को समझा जा सकता है। महानगरों में गरीब और बेघर लोगों के साथ होने वाला व्यवहार कई बार बेहद संवेदनशील प्रतीत होता है, और इन गरीबों में महिला, पुरुष, वृद्ध, मानसिक या फिर शारीरिक रूप से दिव्यांग सबसे महत्वपूर्ण बच्चे शामिल हैं। इन रैन बसेरों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग आश्रय की व्यवस्था की जाती है, लेकिन उनकी बदहाली छिपी नहीं होती है। बच्चों के लिए कोई विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। बुनियादी ढांचा, सेवाओं, शिक्षा और जीवन गुणवत्ता जैसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बच्चों के साथ सामूहिक चर्चा की जाए तो उनकी समस्याएं और उनके अनुभव को समझने की कोशिश की जा सकती है।
वे घर बच्चे इसी लगातार लगातार बदलते समाज का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें मुख्य धारा की सामाजिक व्यवस्था से सुनियोजित रूप से बाहर रखा गया है। रैन बसेरों में बच्चों को आश्रय और समान जीवन अवसरों के नाम पर अस्वच्छ, भीड़भाड़ और अमानवीय वातावरण में रहने के लिए बाध्य किया जाता है। ये बच्चे अत्यधिक निर्धनता का सामना कर रहे होते हैं और समाज की आप देखते हैं कि उपेक्षा के शिकार होते हैं। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के अनुसार बच्चों के अनुभव में जो अंतर होता है वह यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन रैन बसेरों में रहने वाले अधिकांश बच्चे विभिन्न राज्यों से आए हुए प्रवासी होते हैं। कई बच्चे अपने गांव और शहरों की अत्यंत दयनीय स्थितियों या फिर घरेलू हिंसा से तंग आकर शहर पहुंच जाते हैं। कई बच्चे शारीरिक हिंसा, विद्यालयों में उत्पीड़न और पारिवारिक अशांति के कारण घर छोड़ने को विवश हो जाते हैं। वे अपने अत्यधिक गरीब जीवन से मुक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली आने के बाद उनकी स्थिति और दयनीय हो जाती है। रैन बसेरों में रहने के बाद ये बच्चे भीख मांगने, कबाड़ बीनने, गाड़ी खींचने, विवाह, अन्य आयोजनों में साफ सफाई का काम करने या फिर भोजन बनाने जैसे कार्यों में भी लग जाते हैं। दरअसल ऐसे बच्चों को सस्ता श्रमिक समझा जाता है। उन्हें अक्सर शोषक नियोक्ताओं के अधीन काम करना पड़ता है। अनेक बच्चे बिना वेतन केवल भोजन या अत्यंत अल्प भुगतान पर काम करते हैं। वे अपनी मेहनत से भोजन का प्रबंधन नहीं कर पाते हैं और कभी कभी उन्हें भूखे रहना पड़ता है। अगर काम के दौरान वे बीमार या फिर घायल हो जाते हैं तो उन्हें चिकित्सा सुविधा तक नहीं मिलती है। कई बच्चे अपनी कमाई बचाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन अधिकांश इसमें विफल रहते हैं। विशेष रूप से मादक पदार्थों का सेवन और नशे की लत एक गंभीर समस्या के रूप में देखी जा सकती है। बहुस्तरीय उपेक्षा का नतीजा यह होता है कि बच्चे अपने नशेड़ी मित्रों या अन्य लोगों के जरिए इस आदत की गिरफ्त में आ जाते हैं। इस तरह के बच्चों की यह प्रतिक्रिया किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर दे सकती है। नशे से भूख दब जाती है। इन बेघर बच्चों को समाज के हाशिए पर रखा गया और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे तो और भी अधिक उपेक्षित अवस्था में पाए जाते हैं। आश्रय गृह के कर्मियों के कठोर व्यवहार की खबरें भी आती रहती हैं। मामूली शोरगुल, खेलकूद या फिर हल्की शरारत पर भी इन बच्चों को मारना पीटना या उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार मानो अधिकार माना जाता है। कई इलाकों में अगर कोई अपराध होता है तो कई बार पड़ताल के पहले ही ऐसे बच्चों को उसमें संलिप्त मान लिया जाता है। सवाल है कि किसी घटना की छानबीन से पहले गरीब बेघर बच्चों के बारे में ऐसी धारणा बना लेते हैं या प्रवृत्ति के क्या कारण है? क्या हमारी सामाजिक समझ बच्चों को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार वर्गीकृत करती है? इससे समाज में भेद उत्पन्न होता है जो उन बच्चों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार को जन्म देती है। आमतौर पर शिक्षा की दृष्टि से भी इन बच्चों को बहुस्तरीय उपेक्षा का शिकार पाया जाता है। रैन बसेरों में शैक्षिक सुविधाओं की तो दूर, बुनियादी सुविधाओं और साफ सफाई की तस्वीर किस स्तर तक बदहाल है या किसी से छिपा नहीं है। संबंधित महकमों की ओर रखरखाव के मामले में व्यापक लापरवाही, उदासीनता स्पष्ट देखी जा सकती है। रैन बसेरों में चिकित्सा सेवाओं का मुद्दा भी लगातार उपेक्षित रहा है। ये बच्चे बेहद वंचित, उपेक्षित और असहाय जीवन जीने को बेबस हैं। उनकी स्थिति पर तत्काल ध्यान देने और व्यवस्था में सुधार की महती आवश्यकता है। मुश्किल यह है कि समाज का जो तबका उपेक्षित बच्चों के लिए कुछ कर सकने की स्थिति में है, वह वर्गीय दृष्टि की वजह से उनकी तकलीफों और जरूरतों से सरोकार नहीं रखता है। वहीं सरकार के स्तर पर संबंधित महकमे ऐसे बेघर बच्चों के प्रति जरूरी संवेदनशीलता नहीं दिखा पाते हैं। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारे समाज का कोई भी हिस्सा अगर सुचिंतित उपेक्षा का शिकार है तो उसका प्रभाव किसी न किसी रूप में सभी पर पड़ेगा। ये टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ क्या तो देख सकते हैं, नहीं देखना है तो मत देखिए। और देखिए इसकी समझ रहे हैं आप लोग, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल रहते हैं ना उन पर तो हम लोग विस्तार से बात करते हैं। अब करारा जवाब। अब आप देखिए, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और कुत्ते की पूंछ के जैसा हाल है उसका कि हम लोग इतना उससे हरा चुके हैं, हर जगह मार दे चुके हैं, फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेता है। 2 टुकड़े भी कर चुके हैं उसका, समझ रहे हैं, ये पाकिस्तान है। और जो बांग्लादेश देखते हैं ना, 1971 तक ये भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे। और पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है हमारी। तो यह जग जाहिर है कि भारत में आतंकवाद की समस्या को ज़्यादा जटिल बनाने में पाकिस्तान की क्या भूमिका रही है। यह भी छिपा नहीं है कि भारत में आतंकवादी वारदात के लिए जिम्मेदार संगठनों को पाकिस्तान के स्तर पर सह देता रहा है और इसी वजह से कितने आम लोग पिस रहे हैं। हाल ही में पहलगांव में आतंकी वारदात पाकिस्तान की साजिश की ही एक कड़ी थी, जिसमें 26 पर्यटकों को जान गंवानी पड़ी। इस आतंकी हमले की जैसी प्रकृति थी, उससे स्वाभाविक ही न केवल भारत में व्यापक दुख और आक्रोश पैदा हुआ, बल्कि दुनिया भर में इस घटना पर चिंता जताई गई।
भारत के सामने यह चुनौती थी कि वह आतंकियों के दुस्साहस के खिलाफ किस हद तक सब्र करे। फिर भी भारत ने संयम से काम लिया और बहुत सोच समझकर अपनी प्रतिक्रिया दी। संवाद के जरिए आप देखते हैं कि पाकिस्तान को समझाने और आतंकवाद को समर्थन देने से रोकने के लिए भारत ने जितना संभव था वह सब किया, मगर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लिए शांति संवाद का कोई रास्ता कोई महत्व नहीं रखता है। आतंकियों को संरक्षण देना ही वह जरूरी समझता है। यह वजह नहीं है कि सारे विकल्प खत्म होने के बाद आखिर भारत को सख्त संदेश उठाने पड़े और उसने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी क्षेत्र में स्थिति आतंकी ठिकानों पर कामयाबी हमला किया कामयाब। और दरअसल पहलगांव में आतंकी हमले के बाद पिछले कई दिन से बिना वजह की सीमा पर पाकिस्तान की ओर से बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी था। ऐसे में भारत के पास जवाब देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। मगर पाकिस्तान ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय जिस तरह भारतीय क्षेत्र में गोलाबारी की पाकिस्तान ने, उसमें कई लोगों की जान चली गई। भारत के ठोस जवाब के बावजूद गुरुवार को आई खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने डॉन मिसाइलों का उपयोग करके भारत में 15 जगहों पर हमला करने की कोशिश की, जिसे भारत ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई में लाहौर पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया गया। एक और लगातार आतंकी हमले और साजिश को झेलने के बाद भारत ने अंतिम विकल्प के रूप में पाकिस्तान में आंतरिक आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया भी, तो वह केंद्रित और नपी तुली प्रतिक्रिया थी। वहीं पाकिस्तान अपनी मंशा के बेफर्द होने पर भी ऐसी गतिविधियां जारी रखते हुए जिसे उकसावे की कार्रवाई कहा जा सकता है। विचित्र यह है कि आतंकवादियों को सह देने के सवाल पर पाकिस्तान दुनिया भर में कटघरे में खड़ा दिखता है और ऐसे कई मौके सामने आ चुके हैं। कुछ वर्ष पहले बीजिंग में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के घोषणा पत्र में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे कई बड़े आतंकवादी संगठन पाकिस्तान स्थित ठिकानों से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं और इस बेपर्दगी के बावजूद पाकिस्तानी शासकों ने आतंकी संगठनों को सह और संरक्षण देना नहीं रोका। सवाल है कि वह आने वाले दिनों में अपनी इस प्रवृत्ति के अंजाम की अनदेखी किन वजहों से कर रहा है। ऐसी हरकतों की वजह से भारी संख्या में आम लोग आतंकवाद की मार से पिस रहे हैं और आप देखते हैं कि यह ध्यान रखने की जरूरत है कि पाकिस्तान की बेलगाम हरकतों पर दुनिया की नज़र और इसका गंभीर खामियाजा उसे भुगतना पड़े। ब्रिक्स के बारे में भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। 16 जून 2009 में इसकी स्थापना हुई थी ना। इसमें मेंबर की बात करें तो आप देखिए ब्राज़ील हो गया, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात आपको देखने को मिलेगा। एकजुट देश, जब भी कोई संकट की घड़ी आती है तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। पहलगाम हमले के बाद एक और नागरिकों का आक्रोश सामने आया तो दूसरी ओर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के मुद्दे पर सरकार और सेना के साथ खड़े दिखे। वहीं सभी राजनीतिक दल भी अपने मतभेद भुलाकर आगे आए। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और सैन्य कार्रवाई के लिए बढ़ते तनाव के बीच सहमति की सकारात्मक तस्वीर दिखी और इससे स्पष्ट है कि देश के सभी दल राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एक हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में गुरुवार को सभी दलों ने न केवल सरकार का समर्थन किया बल्कि सशक्त बलों के प्रति भी एकजुटता दिखाई और इससे पूरी दुनिया को संदेश गया कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मसले पर अब सख्ती से पेश आएगा और इस लिहाज से देखें तो सर्वदलीय बैठक ने एक व्यापक राष्ट्रीय सहमति भी बनी और इसमें सभी दलों ने सुरक्षा संबंधी अपनी चिंता जरूर जताई है, लेकिन किसी भी बहस से दूर रहे। यह भारतीय राजनीति की परिपक्वता का परिचायक है। सर्वदलीय बैठक में इस मायने में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित कई जानकारियां साझी की। रक्षा मंत्री ने सुरक्षा चिंताओं को तरजीह देते हुए आश्वस्त किया कि पाकिस्तान के किसी भी सैन्य हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सरकार बड़ा कदम उठाने से पहले जिस तरह पूरे देश को खासकर विपक्ष को साथ लेकर चल रही है उससे साबित होता है कि वह पड़ोसी देश द्वारा फैलाए गए आतंकवाद को समूल नष्ट करना चाहती है और कड़ी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि भारत अब आर पार के लिए तैयार है। आतंकवाद के खिलाफ उसकी शून्य सहिष्णुता की नीति है। वही 2 कदम आगे बढ़कर विपक्ष ने भी साफ कर दिया कि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है, इस पर कोई राजनीति नहीं होगी। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों की देश के लिए एकजुटता एक तरह से पाकिस्तान के लिए भी स्पष्ट संदेश है। अगर वह किसी अन्य छिपी मंशा के मुताबिक लाभ उठाना चाहता है तो वहाँ भी उसे नाकामी हासिल होगी। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।